अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सीरीज़। अब स्टेप 2, आज हम बात करेंगे स्टेप 2 की तरफ कि स्टेप 2 क्या है इस मुल्क को इस मुश्किल से निकालने में। तो आज व्हाट इज़ द स्टेप 2? देखिए, ये उसी सीरीज़ का कंटिन्यूएशन है। सीरीज़ 1 में सीरीज़ का जो एपिसोड 1 थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें शिफ्ट करना पड़ेगा और हमें अपनी सारी की सारी एनर्जी जो डिमांड है उसको रिन्यूएबल्स के थ्रू अगर हम मीट करेंगे तो ही हम सर्वाइव कर सकते हैं पाकिस्तान में। अदरवाइज़ ना हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकती है, ना हमारा बिजनेसमैन सर्वाइव कर सकता है, ना हमारा कॉमन मैन सर्वाइव कर सकता है और ना ही स्टेट सर्वाइव कर सकती है। अब आपने जो सवाल पूछा है कि ये मुल्क का जो कर्ज़ा है और स्टेप 2 क्या है अगर मुल्क को आपने सर्वाइव करवाना है, तो स्टेप 2 बड़ा क्लियर सा है। मुल्क का जो डेट है, इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट, वो सारा अगर हम मिला लें और अगर हम उसको कंपेयर करें अपने एक्सपेंसेस के साथ, एक्सपेंडिचर जो ये मुल्क करता है, जो ये स्टेट करती है अपने आप को ऑपरेट करवाने में, अपने आप को चलाने में, हुकूमती निज़ाम चलाने में, सरकारी मशीनरी चलाने में, ब्यूरोक्रेसी चलाने में, उसी तरह अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को मैनेज करने में, अपने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में, उसके साथ साथ पेंशन देने में, अपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें देने में, उनको मराहत देने में। तो अगर हम इन बातों को अगर हम सारे के सारे को एनालाइज़ करें तो ये एक अनसस्टेनेबल मॉडल है हमारा, जिसमें हमारी जो एक्सपेंसेस हैं वो इतने एस्केलेट कर गए हैं कि उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। अब आपके सामने ही है, हर इदारा अपने सरकारी जो मुलाजमीन है उनकी ओवरबर्डनिंग की वजह से उनके बोझ तले दब गया है। उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, नाअहली भी होती है, मिसमैनेजमेंट भी होती है। बट अगर हम उस सारे को अगर साइड पे रख दें और अगर हम सिर्फ अपने एक्सपेंसेस को ही देख लें, क्योंकि एक्सपेंसेस के चक्कर में हमें बोरिंग करनी पड़ती है। ख़र्चा ज़्यादा करना हो तो फिर आपको ख़र्चा पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से मांगना तागना पड़ता है, पैसे आपको पकड़ने पड़ते हैं। तो पैसे पकड़ने के चक्कर में कर्ज़ा चढ़ जाता है हमारे ऊपर, और कर्ज़ा चढ़ने के चक्कर में हम किसी और से पैसे जब ले रहे होते हैं तो फिर उसकी बातें भी मान रहे होते हैं। जो आज हमारे साथ हो रहा है, IMF से हमने पैसे लेने हैं तो उस पैसे, थोड़े से पैसे हैं, वो 1 से 2 बिलियन डॉलर है, वो कोई अमाउंट भी नहीं बन रही अगर हम पूरे कर्ज़े के कंपेयर करें उसको। बट वो उस छोटे से अमाउंट के चक्कर में पूरा मुल्क एक फाइनेंशियल इदारे के सामने घुटने टेक के बैठा हुआ है और उनकी जो बात है वो सारी बातें माननी पड़ रही हैं, क्योंकि जो थोड़े से पैसे उनसे पकड़ने हैं वो नहीं दे पा रहे। तो ये बड़ा क्लियर सा मसला है और इसमें हमें अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको कट डाउन करना पड़ेगा। स्टेट को अपने कर्ज़े जो है, जो अपना एक्सपेंस है उसको कम करना पड़ेगा, अपने एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा, अपनी अय्याशी को कम करना पड़ेगा, अपनी तनख्वाहों में चेंजेस लाने पड़ेंगे। जहाँ एक बंदा काम कर सकता है 3 बंदों की जगह पे, वहाँ पे ये करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर्स हैं, अगर मिनिस्टर्स अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लें तो उनकी तादाद में कमी लाई जा सकती है। इसी तरह स्टेट की जो सारी मशीनरी है जो फैली हुई है और जो कोई काम नहीं करती, अगर आप उसमें से नॉन मूविंग पार्ट्स और नॉन एसेंशियल पार्ट्स को अगर निकालेंगे तो आपके खर्चे कम हो जाएंगे। इसी तरह साथ साथ मशीनरी को फंक्शन में भी लाना पड़ेगा और एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के थ्रू ही आप इसको कमी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते कि अगर PI में 1 लाख बंदा है तो आप फ़र्ज़ करें उसमें से 50,000 को कल फारिग कर दें, तो वो जो पिछला जो बकिया 50,000 होगा वो काम ही नहीं करेगा और PIA को वो और बिठा देगा। तो आपको प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के थ्रू बंदे तो कम करने ही पड़ेंगे, एक्सपेंसेस भी कम करने पड़ेंगे और मराहत भी कम करनी पड़ेंगी और ख़र्चों में स्ट्रीमलाइनिंग भी करनी पड़ेगी। बट वो एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के थ्रू होएगा, स्टेप बाय स्टेप होगा तो वो सक्सेसफुल रहेगा। वरना रोड़े अटकाने वाले बहुत हैं और हर प्लान को फेल करने के लिए हर कोई आगे आगे होता है। देखें, पाकिस्तान की अभी रिपोर्ट आई थी कि साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा जो स्टेट ओन लॉसेस वाली कंपनी है वो पाकिस्तान की है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसमें ये PIA, रेलवेज़ और ये सारी आती हैं, PDA। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इस तरह तो बात बननी ही नहीं है। इतना कर्ज़ा लेके, अच्छा कर्ज़े भी 2 तरह के हैं ना, एक तो हमारे रुपीज़ के कर्ज़े हैं जो हम अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर के लिए ले लेते हैं, और एक हमारे पे माशाल्लाह डॉलर का भी चढ़ा हुआ है। इंटरनल तो हम फिर भी अपना प्रिंटिंग करके छाप के पूरा कर सकते हैं, डॉलर वाला तो हम दे भी नहीं सकते, और बहुत सारी चीज़ें हम डॉलर में कर्ज़ा लेके इस मुल्क में कर रहे हैं और वो कर्ज़ा हम वापस कर ही नहीं सकते। उसके लिए या तो हमें यहाँ इंडस्ट्री लगा के एक्सपोर्ट करना पड़ेगा या फिर उनसे और कर्ज़ा लेना पड़ेगा। तो ये तो एक ऑन गोइंग वो साइकिल है जो चलती रहेगी और हम डूबते रहेंगे। और अभी कोई ज़्यादा कर्ज़ा भी नहीं है हमारे पे, 100-125 बिलियन का कर्ज़ा इतनी बड़ी इकॉनमी के लिए कोई अमाउंट नहीं होता, पर हम उसी में फंस गए आके और हमसे वही नहीं दिया जा रहा है, उसकी किस्तें ही नहीं दी जा रही, पूरा कर्ज़ा तो दूर की बात है। तो प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्रैटेजीज़ की है और काम नीयत की है। अगर नीयत कर लेंगे, काम सही से करेंगे, ये सारा कर्ज़ा भी और ये सारी चीज़ें कोई इशू नहीं करती। अभी अगर आप इंडिया में देख लें तो पेंशन का प्रॉब्लम उन्होंने 1990s में सॉल्व कर दिया था। हमारा आज तक पेंशन का प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहा, हम आज भी दिए जा रहे हैं। इतनी सैलरीज नहीं है जितनी पाकिस्तान रेलवेज़ की पेंशन की पेमेंट जाती है। अगर इतनी पेंशन की पेमेंट जाएगी तो वो इदारा प्रॉफिटेबल कैसे होगा?
कोई भी इदारा नहीं चल सकता। अगर हम अपनी जो भर्तियाँ हैं वो सारी हम पॉलिटिकल बेसिस पे कर लेंगे या अपने दोस्त यार को रख लेंगे, इस तरह बात बनेगी नहीं। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, अभी सेंसस चल रहे हैं पाकिस्तान में, 1 महीने के लिए और एक्सटेंड हो गए। करने की ज़रूरत क्या पड़ी आपको? उसमें पता नहीं 70-80 बिलियन या मुझे सही फिगर याद नहीं है अभी, के 30-40 अरब रुपए लग रहे हैं। नादरा के पास बड़ा अच्छा वो लिखा हुआ था किसी ने कि बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक नादरा के पास पड़े हुए हैं। तो किस लिए बनाया था नादरा? काउंटिंग करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी है आपको? आपको तो काउंट सिर्फ उनको करना है जो नादरा के पास रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर हम उन सोसाइटीज़ में जाएँ और उनको ढूंढें जो नादरा के पास रिकॉर्ड में नहीं है। नादरा के पास टोटल रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, आप फिर भी कोई एक्सरसाइज रिपीट करे जा रहे हैं। जाओ दोबारा घरों में और सबको चेक करना शुरू कर दो कि अंदर कितने बंदे बैठे हुए, और उसके लिए हम 40-50 अरब रुपया लगा देते हैं। हमने जी अपनी पॉपुलेशन काउंट करनी है, बदनीयती है, क्योंकि आपने 2 नंबरी करनी है। इसलिए आप पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं मुल्क के, और टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, और बेवकूफ़ भी बना रहे हैं। सारा रिकॉर्ड नादरा के, या तो फिर नादरा को बंद कर दें। अगर ये काम कराना है तो नादरा की ज़रूरत नहीं है आपको। आप डिजिटल भी करते हैं और फिर बेवकूफ़ों की तरह आप मैनुअल भी शुरू कर देते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं होता दुनिया में। आपको डिजिटल करना पड़ेगा सारा, और जितना जल्दी आप सारी चीज़ें डिजिटल की तरफ जाएंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। उसमें हैंकी पैंकी के चांसेस कम होते हैं, बजाय इसके कि आप ठप्पे लगाते हैं और मैनुअल लोग आपके जा रहे हैं। आप देख लें, कराची, सिर्फ कराची की बात करें तो इतने एरियाज़ हैं वहाँ पे आपका सेंसस का बंदा घुस ही नहीं सकता। ये तो कुछ पोर्श इलाके हैं जहाँ पे वो बड़े आराम से जा रहे हैं, नॉक करके बाहर मीम शीन लिखाते हैं। कितने स्लम्स हैं और कितने इलाके हैं वहाँ पे वो एंटर ही नहीं हो सकता। अगर एंटर ही नहीं हुआ तो आपकी ये पूरी एक्सरसाइज करने का फ़ायदा क्या हुआ? और अगर एक्सरसाइज का फ़ायदा नहीं हुआ तो वो पैसे जो आपने 40-50 अरब रुपये इधर लगा दिए वो तो कहीं और लग सकते थे। तो आपने फजूल कामों पे पैसे उड़ा के और कर्जा बढ़ा लिया अपने ऊपर। आपको समझ नहीं आ रही, या आपको पता नहीं है, या बस वो एक होता है ना, बेदरेक उड़ाते रहो। नेमत जो होती है, पैसे भी नेमत है, ऐसी पूछ गछ होगी, बस रोड़ते रहो पैसे, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। छोटी सी एग्जांपल है पानी की। हमारे मुल्क में पानी बोलते हैं अल्लाह की नेमत है, इस पे पैसे नहीं लग सकते। पानी पे क्यों नहीं पैसे लग सकते? अब आप बताएं, पानी वहाँ से यहाँ लाने के लिए पंपिंग स्टेशन चल रहे हैं। कराची वाटर बोर्ड का आपको कितना बिल आता है? 300 रुपये, 400 रुपये। 400 रुपये में आप यहाँ से बाहर तक नहीं गुजर सकते अगर आप जाएँ तो वो उसने बेचारे ने जो पानी वहाँ से आपको यहाँ ला के देना है उसका कोई एक्सपेंस नहीं है क्या? अच्छा, जब नहीं किया हुआ ना, जब बिलिंग नहीं करी हुई, बहर है, आधों को मिल ही नहीं रहा, और जिनको मिल रहा है उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। यही चीज़ हुई गैस में हुई, इतनी सस्ती कर दी। नेशनल रिसोर्स था हमारा, हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते थे, हमने उसको इतना सस्ता किया कि गाड़ियों में भर के अपना नेशनल रिसोर्स ही ख़त्म कर लिया। आज हम बैठे हुए कि हमारे पास जी गैस नहीं है। जब होता है तो हम उसको सोचते नहीं है, और जब ख़त्म हो जाता है तो तब भी नहीं सोचते। खैर समझ में तब भी नहीं आती। बिलिंग ज़्यादा करने से तो इन्होंने कुछ नहीं कर लेना, वो पैसे भी लेके खा जाने हैं। तो पानी के जो बिल ये थोड़े बहुत दे रहे हैं, ये उसमें बढ़ाने का इनको कोई मकसद नहीं है। वो के इलेक्ट्रिक के साथ आप देख सकते हैं, वो वापडा के साथ आप मैंने एक एग्जांपल दी है कि ये रिसोर्स है ना, रिसोर्स फाइनाइट रिसोर्स अगर हो तो उसको आपको फिर ज़ाया नहीं करना। नहीं, फाइनाइट का यहाँ फाइनाइट रिसोर्स एक इस काबिल नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है, ये मुल्क फाइनाइट रिसोर्सेज को ख़त्म करता जा रहा है और वो इस काबिल नहीं है। हल एक ही अगर आपने निज़ाम चलाना है कि आप रिन्यूएबल्स की तरफ चले जाएँ, जहाँ पे इनफाइनाइट रिसोर्सेज की तरफ आप चलना शुरू कर देते हैं। आप इसराफ करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, आप बस पैसे रोड़ेंगे। नहीं, वो आपको सेल करना पड़ेगा, प्रॉपरली सेल करना पड़ेगा, आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। आप अगर इस मुल्क के लोगों को वो चीज़ें बेचना शुरू करेंगे तो वो इस मुल्क के लोग आपके सामने हैं, क्योंकि एक माइंडसेट भी है, एक कल्चर भी है। ना ही स्टेट उसको सही से यूटिलाइज़ करती है, और फिर ना वो टीच करती है, ना बाय एक्शन शो कर रही होती है। तो फिर किसी से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगर स्टेट का पेट्रोल का खर्चा ख़त्म ही नहीं हो रहा, और स्टेट की बड़ी शहनशाहों वाली गाड़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही, और स्टेट के नौकर और स्टेट के जो मुलाजमीन हैं और जो उनके बड़े बड़े शहनशाहों वाले स्टेट के बंगले हैं, प्राइवेट बंदे की बात नहीं हो रही, बिजनेसमैन की बात नहीं हो रही, उस बंदे की बात नहीं हो रही कि जो फ़र्ज़ करें आज कोई भी एमपी है, बट प्राइवेटली अगर उसने बिज़नेस के थ्रू या नौकरी के थ्रू या जायदाद के थ्रू या जो भी है जदी पुश्ती उसे मिला है, वो एक सेपरेट टॉपिक है। बट आज जो स्टेट है वो स्टेट ही अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए इतने खर्चे कर देती है, तो प्राइवेट वाले के तो पूछगछ, वो एक अलग पूरा चैप्टर है कि उसके भी पूछगछ करें, वो गलत तरीके से कोई चीज़ हासिल ना करें। बट अगर स्टेट बोलती है हमें रन करने के लिए आज इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस चाहिए कि जिसकी मेंटेनेंस के लिए ही अरबों रुपये निकल जाएगा सालाना, तो फिर आप किसी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फिर इंसानों की तरह रह ले, वो छोटे घरों में रह ले, वो छोटी गाड़ियों पे रह के खुश हो जाए, या वो थोड़ा पेट्रोल डाल के खुश हो जाए?
वो भी फिर आपको देख के फॉलो करेगा। बिल्कुल ऐसे ये टू वे है ना, ये दोनों को ही करना है। यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। सिर्फ बातें करने से नहीं होता, आप बोलें गरीब ऐसे रहेगा और मैं ऐसे रहूँगा, ऐसे नहीं हो सकता। यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। यहाँ एग्जांपल्स की तो कमी है, एग्जांपल तो कोई चलने को राज़ी नहीं है, कोई करने को राज़ी नहीं है, सिर्फ बातें करने को राज़ी हैं जो भी पावर में आता है। बट अगेन हम किसी पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं कि होना क्या चाहिए, क्या वो स्टेप्स हैं। लोगों में अवेयरनेस फैलेगी ही तो लोग एम्फोसाइज़ करेंगे कि ये स्टेप्स इस बंदे को भी लेने चाहिए, इसको भी लेने चाहिए। आज कोई पावर में है तो ये लोगों का काम है उसको रियलाइज़ करवाना। जो लोग चाहेंगे, अगला बंदा ज़्यादा उससे डिविएट नहीं कर सकता, 5, 10, 15% अपनी डिविएशन ला सकता है, बाकी उसने वोटर के पास वापस जाए। जो मैकेनिज़्म है, राइजुलान मैकेनिज़्म है कि वोटर के पास वापस जाना है। अब वोटर ही आगे अनएजुकेटेड होता है, उसको जो डिमांड उसकी होती हैं वो बेचारे की अभी खाने पीने की होती हैं, तो वो खाने पीने की पे ही बात चल रही होती है। फ्री आटे पे लोग खुश हो जाते हैं, फ्री रोटी पे खुश हो जाते हैं, फ्री बिरयानी पे खुश हो जाते हैं, अपने कस्बे में छोटी सी डिस्पेंसरी खुलने पे लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो अगेन ये लोगों की अवेयरनेस के ऊपर है, जो लोग मांगेंगे वो उनको मिलेगा। 100% नहीं मिलेगा, आप 4 चीज़ें अपने बेनिफिट के लिए मांगेंगे, उसमें से हो सकता है 1 या 2 ही मिले आपको। बट एक तसलसल होता है, एक जुस्तजू होती है, एक पूरा एक डायरेक्शन होती है। आप उस अच्छी डायरेक्शन में जब चीज़ों को लेके चलना शुरू करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सेप्टेंस उस चीज़ की बढ़ती है। अब आपके सामने है, दुनिया इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है काफ़ी हद तक। बहुत सारे मुल्क जो इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोसेस में बहुत आगे निकल गए हैं। हमारे यहाँ कंज्यूमर की तरफ से डिमांड नहीं है। हम स्टेट को तो नेग्लिजेंट करार दे ही रहे हैं कि स्टेट तो है ही नकम्मी इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में। बट कंज्यूमर ने अगर ड्राइव नहीं करी ग्रोथ को, कंज्यूमर ने नहीं बोला कि मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए, तो फिर जो बिग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में आप देख लें, उन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं बनाया। लोकली मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड गाड़ी की अभी शुरू हुई है 1 साल 1.5 साल पहले, वो भी कुछ मॉडल्स, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी पहली तो बनी है हवाल अभी तो 4 उसके महीने। अलावा तो उसके अलावा फिर आप सुन रहे हैं ना, पिछले 6 साल से सुन रहे हैं हाइब्रिड गाड़ी वो बिग मैन्युफैक्चरर्स बनाएंगे, टोयोटा बनाएगी, होंडा बनाएगी, किसी ने बनाई नहीं पहले। वो दुनिया सारी हाइब्रिड से उठ के इलेक्ट्रिक पे चली गई और हमने अभी हाइब्रिड के 2 मॉडल बनाए हैं। इलेक्ट्रिक तो छोड़ दें, हमसे बहुत बड़ी बात है। तो वो कंज्यूमर ड्राइव करता है इस डिमांड को भी। इस सारे मामले में भी कंज्यूमर अगर बोलेगा, देखिए किसी को गाली देने से, किसी को बुरा भला कहने से, किसी को रोड पे रोक लें आप किसी को और उसको बोलें कि ये तुम बड़ी गाड़ी में क्यों, वो हल नहीं है। आपको जो अपनी डिमांड्स है ना, एटमॉस्फेयर चेंज करना पड़ेगा, आपको माहौल चेंज करना पड़ेगा। उस माहौल में कम एक्सपेंडिचर की पसंद बढ़ानी पड़ेगी। स्टेट के जो अय्याशियाँ हैं, आप किसी को भी बड़ी गाड़ी में देखते हैं तो आपको दिल में खुशी होती है ना कि वो मिनिस्टर जा रहे हैं, आगे झंडा लगा हुआ है, 4 पीछे प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ, 2 आगे प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ। अगर लोगों में ये रुझान रहेगा कि वो उसको देख के चाहेंगे कि मेरे साथ भी यही होए और मेरे आगे भी 2 पुलिस की गाड़ियाँ और मेरे पीछे भी प्रोटोकॉल की 4 गाड़ियाँ, तो फिर यही कल्चर राइज रहेगा। बट अगर जनरल लेवल पे एक्सेप्टेंस आएगी कि इससे हमें बेनिफिट नहीं होता है, ये जो खर्चा होता है ये मुल्क का खर्चा होता है, ये टैक्स पेयर की मनी होती है, और जब टैक्स पेयर की मनी कम पड़ जाती है तो फिर ये कर्जे के पैसे होते हैं, जो कर्जा वापस लेने के लिए हर पेट्रोल पे भी टैक्स लग रहा होता है, आपकी बिजली के यूनिट पे भी टैक्स लग रहा होता है, आपके आटे पे भी टैक्स लग रहा होता है, हर इंपोर्टेड कमोडिटी पे भी टैक्स लग रहा होता है। एक्सपोर्ट आपकी हिंडर हो रही होती है और मुल्क की जो खुशहाली होती है वो दब रही होती है। तो अगर आप इसको होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में लेके देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि उसके आगे 2 गाड़ियाँ और 4 गाड़ियाँ होने से ये सारा का सारा निज़ाम बैठ रहा है, और आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वो मुल्क ही मफलूज होता जा रहा है सिर्फ उसकी वो 4 गाड़ियाँ लेके घूमने से, प्लस उसके वो शहनशाही खर्चे से, प्लस महलों से, प्लस वो उनके खानों से और उनके एसियों से और उनके बिजली के मराहत से और उनके सारी लग्जरी लेविश लाइफस्टाइल से और उनके वो जो ये जो रेस्ट हाउसेस हैं और उनकी मेंटेनेंस, मतलब जो एसेंशियल चीज़ें हैं आप ख़ुद कट डाउन करें। आप भी समझदार हैं, आपको भी दिखता है, हर किसी को दिखता है, तो सबको पता है कि क्या चीज़ें एक्स्ट्रा में आती हैं और क्या चीज़ें अफोर्डेबल हैं और जो कर सकते हैं आप। बट अगेन अगर आप नहीं करेंगे तो मुल्क को नुकसान होएगा। एक वक्त आएगा कि फिर एक्सेप्टेबिलिटी फिर दूसरी तरफ बात चली जाती है, फिर लोग गुस्से में आ जाते हैं, फिर गुस्से का नतीजा होता है कि फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं, तो उस तरफ बात ले जाने का फ़ायदा फिर कुछ नहीं होता। कुछ चीज़ें रिटर्न टू नॉर्मल नहीं हो जाती उससे तो फिर एनार्की फैलती है, तो वो ना उसका फ़ायदा होता है ना इसका फ़ायदा होता है, वो तो फिर एक नए रुख पे मुल्क चल पड़ता है। उसका बेनिफिट किसी को नहीं होता, बेनिफिट फिर किसी और थर्ड पार्टी को ही होता है जो बाहर से उस सारे को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा होता है। तो खैर उस नहज पे बात जानी ही नहीं चाहिए। इंटरनली सब समझदार हैं, सबको अपने मसलों को सॉल्व करना चाहिए। मुल्क को अगर इस दलदल से निकालना है और इन मसाइल से निकालना है तो ख़र्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा और इन अय्याशियों को कम करना पड़ेगा और थोड़े सस्टेनेबल लेवल्स पे रह के जो भी काम करना है, बेशक वो ऑफिसेज़ हों, वो पार्लियामेंट हो, वो स्टेट का कोई भी इदारा हो, उसको सस्टेनेबल लेवल्स पे रह के, अफोर्डेबल लेवल्स पे रह के मैनेज करेंगे। हर इदारा अपने प्रॉफिट्स को जनरेट करेगा और हर इदारा अगर प्रॉफिटेबल हो जाएगा
तो वो ऑटोमेटिकली फिर कर्जे की मद में जो बोझ वो डालता है मुल्क पे वो कम हो जाए। देखें, हर इदारे को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने आखिर में बात कर दी, हर इदारे को प्रॉफिटेबल होना है। ये तो कोई बात ही नहीं है कि ये इदारा पैसे खाता है और ये इदारा जो है दूसरा कमा के ले, मतलब बाहर से मैं कर्जा ला के पैसे दूंगा, ऐसे कोई नहीं चलता। हम लोग एक छोटे से बंद घर में अगर 4 लोगों को डाल देना, हम पूरे पाकिस्तान का ये हाल हो गया है। सिर्फ अगर आप अपने आस पड़ोस में देखें तो पिछले 1 साल से हमारा मुल्क बंद बैठा हुआ है। इंडिया बंद नहीं है, अफगानिस्तान भी बंद नहीं है, चाइना भी बंद नहीं है, ये तो हमारे 3 पड़ोसी हो गए। बाकी दुनिया भी चल रही है, हर जगह ट्रेड हो रही है, हर जगह एलसीज आ रही हैं, सामान आ रहा है जा रहा है। ये हमारे हुक्मरानों की बेवकूफ़ी है जिसकी वजह से हमारा मुल्क पिछले 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। और हम जो सोलर की बात कर रहे हैं कि जी एलसी लास्ट 2021 में 22 में खुली थी, ऐसी तो कहीं बात ही नहीं है दुनिया में। वो तो नए पैनल्स क्या, वो तो आगे की बातें कर रहे हैं। हम अभी यही लगे हुए 1 साल से माल बंद है, यहाँ स्मगलिंग हो गई, 2 नंबर हो गया, मेरे साथ ये हो गया। हमें एक अलग ही जमेले में डाला हुआ है कि हमने जी हमारे डॉलर ख़त्म हो गए। हम हमारा हाल वो हुआ है कि एक घर में ना खाने का फाका हुआ वो, और वो बोले यार पूरा मोहल्ला ही भूख से मर रहा है। वो बाहर तो निकल के देखे कि आस वाला भी ठीक है, पड़ोस वाला भी ठीक है, सब अय्याशी कर रहे हैं, तेरे तुम्हारे साथ ही मसला हुआ है। तो तुम अपने गिरबान में तो झांको कि तुम कर क्या रहे थे, ये तुम्हारे साथ क्यों ऐसा हुआ है, और तुम्हारी अपनी हरकत की वजह से ऐसा हुआ है आपके साथ। अगेन कंज्यूमर्स की बात है, लोगों ने रियलाइज़ नहीं किया और लोगों ने करने भी दिया है। बाकी करने वाले तो आपके सामने हैं, करने वाले तो करते ही हैं, कोई कभी कोई दाव लगाता है, कभी कोई दाव लगाता है। बट अगेन कस्टमर की डिमांड है। देखिए बड़ी तो कस्टमर पे आया ना। ऑफ कोर्स बड़ी सिंपल सी बात है, जो कस्टमर चाहेगा, अगर कस्टमर चाहेगा वो आंखें बंद करके बैठ जाए और फिर जिसने जो करना करता रहे, तो वही हुआ है। कस्टमर ने भी ध्यान नहीं दिया और कस्टमर ने रियलाइज़ नहीं करवाया कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए कि मुल्क पूरा डूब जाए, कर्ज़ों पे कर्ज़े लेते जाएं। आप हमें गैस सस्ती, अगर आप सब्सिडाइज़ करके गैस दे रहे हैं तो फिर कंज्यूमर को मना करना चाहिए, कंज्यूमर को मूवमेंट चलानी चाहिए कि भाई हमें आप सब्सिडाइज़ करके क्यों दे रहे हो, ये पैसे कौन भरेगा इसके लागे। आप फ्यूल पे अगर सब्सिडी दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो भाई, आप फ्यूल ना दो ना, आप इसका ऑल्टरनेट पे वर्क करो। को आज के ऑल्टरनेट निकले हुए हैं, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स पिछले 25 साल से बन रही हैं, कोई इंसेंटिव कोई स्कीम ही नहीं आई। उसके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पिछले 8 साल से 10 साल से मेन स्ट्रीम में आ गई हैं, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स आ गई हैं। वो क्यों नहीं आने दे रहे पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम बाइक मैन्युफैक्चरर कोई इलेक्ट्रिक बाइक नहीं लाया अभी। क्यों नहीं लाया? ना लोकली डिज़ाइन हुई और ना ही इम्पोर्टेड कोई आ रही है प्रॉपरली। तो अगेन कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट है, कंज्यूमर जो चाहेगा वही होएगा। उसी पाथवे पे चल रहा होता है मुल्क जो कंज्यूमर चाह रहा होता है। बाकी ब्लेम सारा रूलिंग क्लास पे डाल देना, वो नहीं, ठीक है, उसका एक कुछ परसेंटेज होती है उस चंक की, बट अगेन कंज्यूमर ड्राइव करता है मार्केट को। तो हमें अपने आप को ठीक करना है। हमारी हरकत ठीक होंगी तो हमारे हुक्मरान भी ठीक होंगे और हमारे मुल्क के भी वही हालात होंगे। हम अपनी आदात ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह खैर करेगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं ख्याल इसको रैप अप करें, वीडियो को रैप अप करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आपकी नज़र में भी जो कमेंट्स हो और जो सजेशंस हो कि 2 स्टेप्स हो गए हैं, स्टेप 1 हमने बता दिया, स्टेप 2 भी आज डिस्कस हो गया, 98 स्टेप्स रहते हैं। आप भी अपनी राय दें और अपना फीडबैक दें। प्लस इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे करना है, इन स्टेप्स को एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसके लिए पूरी सीरीज़ बनाएंगे अलग से इंशाल्लाह। अभी हम सिर्फ स्टेप्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। थैंक यू।